बच्चों, कल अपन वायुमंडलीय दाब के मापन बैरोमीटर और मैनोमीटर की सवाल पढ़ रहे थे और उस पर हमने आखिरी में एक चीज़ और पढ़ी थी, वो ये कि जब गैस किसी बैरोमेट्रिक द्रव से बंधी हुई हो, उसमें बंद हो, उसके द्वारा ट्रैप्ड हो, तो उसका दाब कैसे निकालते हैं। मैं जाते जाते आपको फार्मूला भी डिराइव कर गया था। मैंने कहा था कि आप हमेशा क्या लिखेंगे, गैस का दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस h साइन थीटा। ये थीटा जो है हम हमेशा बंद सिरे का कोण नापेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामाव्रत दिशा में चलते हुए, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलते हुए नापेंगे। इस तरह से मैंने कहा था। इस पर कई सवाल डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं। मैं सबसे पहले एक आसान सवाल डिज़ाइन करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा यहाँ पर मरकरी कॉलम है, यहाँ गैस है। मरकरी कॉलम की ऊंचाई या लंबाई आप जो भी कहें वो 80 सेंटीमीटर है। वायुमंडलीय दाब है आपका 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर। जरा देखो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला क्या है, P एटमॉस्फेयर प्लस H साइन थीटा, जो कि साइन 60 डिग्री है, राइट। अब सॉल्व करेंगे तो यह आ गया 70 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर इंटू √3/2, इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड के बराबर गैस का दाब होगा, इस तरह से। अच्छा, अगर हम पूरा डेरिवेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, डेरिवेशन के स्टेप्स कल जिन बालकों को लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, वो जरा यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा हाइट h है, ये एंगल 60 है। हमें वर्टिकल हाइट चाहिए रहता है, तो मैंने ये वर्टिकल हाइट दिखाया। ये h है, ये वर्टिकल हाइट हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, जरा इसकी बात करें तो ये आ जाएगा h साइन 60। और अब हम बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर h साइन 60 और गैस के दाब के बराबर। एक तरीका और है जिससे हम कॉलम एफबीडी के रूप में काम कर सकते हैं। एफबीडी के रूप में जब काम करना होगा तो ये इसका mg नीचे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये एंगल 60 है, ये 30 होगा, तो ये एंगल आपका जो है, इस तरह का एंगल आपका 60 हो जाएगा। सॉल्व इस तरह से करेंगे, जैसे ऐसे देखो ये है, यहाँ पर मैं बताता हूँ ये लाइन, तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो mg या mg की जगह हम h लिखेंगे, h cos 60 और h sin 60। तो इधर कितना h sin 60 लेंथ हमें मिल रहा है, राइट, इसके अलोंग, और इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो mg के कंपोनेंट की वजह से ये साइन थीटा आता है, ये हमें ध्यान रखना है। सवाल कैसा भी हो सकता है, इस तरह से आपको करना है। मैनोमीटर के सवाल मैंने आपको करवाई दिए हैं, राइट, तो ये सब सवाल आप कर सकते हैं। एक और ओरिएंटेशन पे हम देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, उल्टा नाप रखा है हमने। मरकरी की हाइट वही, फिर से मैंने 80 सेंटीमीटर बताई है। ये लेंथ आपकी 80 सेंटीमीटर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर से मैंने 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर बोला है। ये हमारी इक्वेशंस आ गई। अब जरा हम यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या आएगा, गैस का प्रेशर। अब डायरेक्टली या तो आप फॉर्मूला लिख दें, P गैस बराबर, फॉर्मूले से लिखेंगे तो P एटमॉस्फेयर प्लस H साइन। अब अगर इधर से मैंने नापा होता, राइट, तो ये एंगल नापा होता मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल मैंने नापा होता तो ये हो जाता 360 माइनस 30, राइट। तो आप चाहे तो ऐसे लिखते हैं 360 माइनस 30, क्योंकि मुझे एंटी क्लॉकवाइज नापना था। तो P एटमॉस्फेयर माइनस H साइन 30, या फिर आप उल्टा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लेकर माइनस H साइन 30 लिख सकते थे।
सॉल्व कर देंगे तो 70 माइनस 80 इंटू साइन 30 विच इज 1/2, सो दिस गिव्स मी 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वर्टिकल कॉलम वाली बातें भी यहाँ करी जा सकती है, राइट। जैसे ही मैंने इसका मिडिल लाइन ड्रॉ किया, मिडिल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं, और इसका अगर हमें वैल्यू देखना होगा तो आपको पता है ये एंगल 30 है, ये h है, तो दिस विल बी h sin 30, but now this is not the gas is not trapped by the mercury, but gas is above the mercury, that's therefore minus। so हमने लिखा था P गैस बराबर P एटमोस्फेयर प्लस माइनस वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट कितना आ रहा है, टिल्टेड हाइट 80 है, वर्टिकल हाइट h sin 30 ही आ रहा है, लेकिन ये गैस के नीचे है, गैस इसके नीचे नहीं है, गैस के नीचे मरकरी है, यानी अब हमें माइनस करना होगा। देखिए यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस आया है, तो आपको यही बात याद रखनी है, इससे ज़्यादा और कोई बात आपको याद नहीं रखनी है। ये हो गए दाब का मापन। दाब का मापन हमने कर लिया, आयतन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दाब की विभिन्न इकाइयों के बारे में हम बात कर चुके हैं, बैरोमीटर मैनोमीटर के बारे में बात कर चुके हैं, राइट। ये सब बातें करने के बाद आइए अब हम बात करते हैं गैस पर कुछ प्रायोगिक नियमों की। गैस के कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, इन सब नियमों के बारे में एक एक करके आइए हम बात करते हैं। जब दाब का मापन हमारा हो गया तो सबसे पहला नियम जो हम बात कर रहे होंगे वो होगा बॉयल्स लॉ। आइए बच्चों बात करते हैं गैस नियमों की। प्रायोगिक गैस नियम हमारा हेडिंग है और उसमें पहला नियम हम बात कर रहे हैं बॉयल का नियम। बॉयल का नियम का स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ते हैं, राइट। फिर इसे समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद फिर इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। तो बॉयल का नियम स्टेटमेंट क्या है, तो वो कह रहे हैं गैस की निश्चित मात्रा, क्या स्टेटमेंट है, गैस की निश्चित मात्रा मतलब मोलों की संख्या फिक्स्ड हो गई, निश्चित मात्रा मतलब n बराबर कांस्टेंट मोल अणुओं की संख्या, राइट, को ताप नियत रखते हुए संपीड़ित करने पर दाब में वृद्धि होती है, गैस के दाब में वृद्धि होती है, तथा प्रसारित करने पर गैस के दाब में कमी होती है। तो स्टेटमेंट से हमने क्या समझा, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। ये कह रहे हैं कि यदि दोनों चीजें अगर आपकी कांस्टेंट है तो आप ये कह रहे हैं कि आयतन कम करने पर दाब बढ़ता है, और प्रसार करना मतलब तथा आयतन बढ़ाने पर हमने देखा कि दाब घटता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इस कंडीशन के साथ यदि हमने ये काम किया तो, राइट। अच्छा, बॉयल्स ने ये कैसे चेक किया, तो बॉयल ने ये चेक किया कि मान लीजिए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, राइट, और उसमें आपने गैस भरा हुआ है, ये आपका पिस्टन है जो ऊपर नीचे सरक सकता है, यहाँ गैस है आपका, राइट, और उसने इसमें एक मैनोमीटर जोड़ा हुआ है, ये एक मैनोमीटर जोड़ा हुआ है। जैसे ही वो पिस्टन को नीचे सरकाता है, राइट, तो यहाँ पर आयतन कम होता है, दाब बढ़ता है, तो ये द्रव नीचे सरकता है और इधर ऊपर चढ़ जाता है। तो मान लीजिए किसी परिस्थिति में ये हमारी सिचुएशन है कि ये यहाँ द्रव है और ये यहाँ द्रव है, ये द्रव की सिचुएशन ऐसी है। अब हमने इसकी दूसरी सिमिलर सिचुएशन ड्रॉ करी, राइट, सिमिलर सिचुएशन ये ड्रॉ करी मैंने, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक नए चित्र से बनाता हूँ सिमिलर सिचुएशन। ये हमने फिर से वही डब्बा बना दिया, राइट।
फिर से मैनोमीटर हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये हमने एक और मैनोमीटर बनाया और अब की बारी हम जो है इस पिस्टन को नीचे सरका के ले आए हैं। जैसे ही हमने इस पिस्टन को नीचे सरका दिया है, आपने ये पाया कि ये द्रव भी इधर नीचे सरक गया है और इधर ऊपर उठ गया है, यानी ये जो अंतर है अब बढ़ गया है। तो पहले अगर अंतर H1 माइनस H2 बराबर H का था, तो अब जो अंतर है वो मैंने कहा कि H1 डैश और ये हो गया H2 डैश, तो H1 डैश माइनस H2 डैश, अब ये अंतर आपके H डैश का हो गया और ये अंतर अब बढ़ा है, ऐसा हम बोल रहे हैं, यानी गैस का दाब अब बढ़ गया है। इस तरह की बात हम लोग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैस का दाब क्या होगा? गैस का दाब होगा, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा, P एटमॉस्फेयर प्लस H, और यहाँ गैस का दाब होगा P एटमॉस्फेयर प्लस H डैश। तो गैस का दाब बढ़ गया है, इसका मतलब आयतन कम करने पर गैस का दाब बढ़ता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है किसका? बॉयल्स लॉ का। जैसे ही ये नीचे सरकाया, इधर नीचे सरका दिया, तो ये गैस ने दाब बढ़ाया, तो ये जो द्रव है ये और नीचे सरक गया, और द्रव नीचे सरकने के कारण ये अंतर बढ़ गया इन दोनों के बीच, इधर ऊपर चढ़ गया, गैस का दाब बढ़ गया। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आयतन बढ़ाने पर दाब घटता है और आयतन घटाने पर दाब बढ़ता है। अब इसे इनिशियल ले लो, तो जैसे ही मैं पिस्टन ऊपर खींचूंगा आयतन बढ़ रहा है, तो ये द्रव इधर ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब गैस का दाब, इन दोनों के बीच अंतर कम हो रहा है, इसका मतलब गैस का दाब जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, राइट। हमने इसे मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिख दिया कि गैस का दाब P जो है वो समानुपात है 1 बटा वॉल्यूम V के, यानी P बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो P घटेगा। इस तरह से हमने इसे लिख लिया इस ऑब्जर्वेशन को कि प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम आधा हो रहा है, वॉल्यूम डबल करने पर प्रेशर आधा हो रहा है। तो मैथमेटिकली हम इस तरह से बॉयल्स लॉ को लिख सकते हैं। और भी तरीके से हम बॉयल्स लॉ को लिख सकते हैं, वो कैसे? राइट, तो हमने लिख दिया प्रेशर P बराबर कांस्टेंट K अपॉन वॉल्यूम V। यहाँ हमने लिख दिया P गुणा वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट K। एक तरीका ये हो सकता है हमारे बॉयल्स लॉ को लिखने का, या एक तरीका ये जो मैंने यहाँ लिखा P बराबर K अपॉन V, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक। और भी कई तरीके से बॉयल्स लॉ लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूं, तो मैंने लिख दिया dP बाई dV, इसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या आया? d बाई dV ऑफ K अपॉन V। K कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1 अपॉन V का डिफरेंशिएशन, V स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन V स्क्वायर, तो dP अपॉन dV बराबर माइनस K अपॉन V स्क्वायर। K का वैल्यू रख दिया मैंने PV, तो ये आ गया माइनस P अपॉन V। तो ये अवकलनीय रूप आ गया बॉयल के नियम का, ये समाकलित रूप कहलाता है, ये अवकलनीय रूप कहलाता है। लॉग ले लेंगे तो लॉगरिथमिक रूप आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लॉग ले लिया, तो मुझे क्या मिला? लॉग ऑफ PV बराबर लॉग ऑफ K, जो कि फिर से कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को मान लीजिए मैंने K डैश लिख दिया। अच्छा, लॉग PV को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K या K डैश, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक। तो इस तरह से हमारे अलग अलग रूप में बॉयल्स लॉ आ गया। तो बॉयल्स लॉ आप इस तरह से। अच्छा, वर्किंग इक्वेशन क्या होगा? तो P गुणा V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। क्या है? P गुणा V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो आप क्या लिख सकते हैं? P गुणा V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होने की दिशा में P गुणा V का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं P गुणा V बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब प्रारंभिक P प्रारंभिक V का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा फाइनल P फाइनल V के बराबर, और ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा अगर बॉयल्स लॉ है। तो ये बॉयल्स लॉ का वर्किंग इक्वेशन हो गया, P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P इनिशियल अपॉन P फाइनल बराबर V फाइनल अपॉन V इनिशियल। 1 और 2 में भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1, P1 V1 बराबर P2 V2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे बॉयल का नियम और उसकी वर्किंग इक्वेशन कि किस तरह से हमारे पास
बॉयल लो काम कर रहा होगा। तो बॉयल्स लो काम केवल कब करता है, ये कंडीशनल है, कब, जब n कांस्टेंट हो और साथ ही साथ जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तब बॉयल्स लो होता है, और ये वर्किंग इक्वेशन है। तो ये हमारे बॉयल्स के नियम का वर्किंग इक्वेशन आ गया। इसे यूज़ करते हुए जब भी बॉयल नियम का सवाल आएगा हम सवाल बना सकते हैं। कभी कभी हमसे थ्योरेटिकल सवाल भी पूछ लिया जाता है, बॉयल के नियम का व्यंजक कौन सा, एक्सप्रेशन कौन सा है, तो ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है, लॉगरिथमिक रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। आइए कुछ सिंपल सवाल हम बॉयल्स के नियम के करते हैं ताकि हमारा ये नियम पक्का हो जाए। बहुत आसान सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए 10 मोल आदर्श गैस 300 केल्विन पर उपस्थित 10 मोल आदर्श गैस का आयतन 50% से बढ़ा देने पर उसके दाब में होने वाली कमी, उसके दाब में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। राइट, 300 केल्विन और 10 मोल आदर्श गैस का आयतन हमने 50% बढ़ा दिया है, 50% से बढ़ा दिया है, तो दाब में प्रतिशत कमी क्या होगी। सिंपल सवाल है, मैंने ये डाटा केवल इसलिए दिया है ताकि आप फील कर पाएँ कि टेम्परेचर और मोल उसके कांस्टेंट हैं। अच्छा, दूसरी बात जो शायद मैंने अभी बॉयल्स लॉ में नहीं बोली है, बॉयल्स लॉ हो, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे गैलो-सिक्स लॉ हो, कोई भी लॉ हो, सदैव केवल किसके लिए लागू होते हैं, आदर्श गैसों के लिए ही लागू होते हैं। राइट, तो जितने भी प्रायोगिक नियम मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वे सब किसके लिए लागू होंगे, आदर्श गैसों के लिए लागू होंगे। तो आइए सवाल को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, आप सब लोग अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। पहला सवाल है, आइडिया नहीं हो तो जरा इधर देखिए। मैंने मान लिया प्रारंभिक आयतन जो है वो V है, तो अंतिम आयतन कितना होगा, हमने कुछ बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, डेल्टा V से। अच्छा, डेल्टा V क्या है, तो डेल्टा V है प्रारंभिक का 50%, प्रारंभिक का 50% का मतलब है V का 50%, और V का 50% का मतलब है V/2। तो V अंतिम फाइनल दाब मेरा कितना, आयतन कितना हो गया, V + V/2 यानी 3V/2, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम हो गया, अंतिम आयतन। अब जरा हम बात करें P की, तो P इनिशियल को मैंने P मान लिया है और P फाइनल मुझे निकालना है, P के पदों में मैं निकालूंगा। बॉयल्स का नियम लगा देंगे, तो बॉयल्स का नियम लगाएंगे तो P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल। P इनिशियल कितना, तो ये हमने P माना हुआ है, V इनिशियल V माना हुआ है, P फाइनल हमें चाहिए, और V फाइनल कितना लिखा हमने 3V/2, तो हमारे पास P फाइनल आ गया यहाँ से 2P/3। अब जब हमें P फाइनल मिल गया तो प्रतिशत कमी हमें निकालनी है। क्या हो जाएगी प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी हो जाएगी आपके सामने डेल्टा P/P, और मोड भी लगा सकते हैं आप, ×100, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि घटा होगा, बस हमें ये बताना है कितने प्रतिशत घटा। राइट, तो डेल्टा P फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2P/3 इनिशियल आना चाहिए नीचे, माइनस P इनिशियल जो कि P है, डिवाइड बाय P इनिशियल जो कि P है, ×100। सॉल्व कर लेंगे इसे, मोड लगाना है ऊपर में, तो -P/3 का P/3 हो गया, और ये आ रहा है हमारे पास 100/3%, यानी 33.33%, ये हमारा आंसर हो गया। इतने प्रतिशत दाब में कमी हो जाएगी, ये हमारे इस सवाल का जवाब हो गया। बहुत सिंपल सा जवाब हो गया, कुछ हमें इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था। ठीक, इस तरह के हमारे सवाल हो गए, और कई सवाल हैं जो हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक सवाल है थोड़ा सा आप कह सकते हैं टिपिकल है, मैं डायग्राम से इसे आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, कोशिश करिएगा, अगर हम लोग इसे कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर
इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का मतलब है एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें एक पिस्टन फिटेड है, मूवेबल पिस्टन फिटेड होता है, पिस्टन यूजुअली ऊपर नीचे सरक जाता है, ठीक, तो इसे बोलते हैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। इसमें कोई गैस है, गैस के साथ साथ कुछ मार्बल के टुकड़े भी हैं, कितने हैं नहीं पता, कुछ टुकड़े हैं, ठीक। हर एक टुकड़े का आयतन 10 ml है। कितना आयतन है? 10 ml है। अच्छा, अभी डब्बे का कुल आयतन है 2 लीटर और दाब है 4 वायुमंडल। कितना है दाब? 4 वायुमंडल। हमने पिस्टन नीचे सरकाया, पिस्टन नीचे सरकाने पर आयतन में वृद्धि होगी, पिस्टन नीचे सरकाने पर आयतन में कमी होगी, आयतन में कमी होती है, गैस के आयतन में कमी होती है। फलस्वरूप दाब दोगुना हो जाता है, दाब क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है, तथा आयतन में 800 ml की कमी होती है। कितनी कमी होती है? 800 ml की। आप इसे दूसरी भाषा में भी लिख सकते थे, कैसे? हमने पिस्टन नीचे किया, पिस्टन को नीचे करते करते 1200 ml तक लाने पर हमने पाया कि दाब जो है वो दोगुना हो गया है, राइट, क्योंकि हम नीचे सरका रहे हैं तो दाब ऑटोमेटिकली बात है कि आयतन घटेगा और दाब बढ़ेगा, सिंपल इक्वेशन है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? तब पात्र में उपस्थित मार्बल के टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी टुकड़ों का आयतन समान है, बस आपको उनकी संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है, राइट। सवाल बहुत आसान है, अगर आप ढंग से सोचेंगे तो कर पाएंगे। पात्र में मार्बल के टुकड़े और गैस हैं। प्रारंभ में पूरे डब्बे का आयतन 2 लीटर है, यहाँ से पिस्टन के यहाँ तक, और दाब 4 वायुमंडल है। हमने पिस्टन नीचे सरकाया इस प्रकार कि आयतन में 800 ml की कमी हो जाए, तो पाया कि दाब जो है वो दोगुना हो गया, ठीक। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, मार्बल के आयतन के बारे में हमें कुछ ना कुछ करना है ताकि वहाँ से मार्बल के टुकड़ों की संख्या हम ज्ञात कर पाए, राइट। अब सोचेंगे तो सवाल बहुत आसान है। जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए जरा इधर ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पात्र में शुरुआत में, अच्छा, कुछ गणनाएं ml में है, कुछ लीटर में है, तो मैंने सबको लीटर में बदल लिया। तो डब्बे का प्रारंभिक आयतन है 2000 ml, 2 लीटर है। अब इस 2000 ml में से कुछ तो है गैस का आयतन और कुछ है मार्बल का आयतन, ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। हमें मार्बल के टुकड़ों की संख्या निकालनी है, तो मैंने सबसे पहले ही बात मान ली कि मार्बल के टुकड़ों की संख्या मान लो x, तो इसका मतलब मार्बल का जो आयतन हो गया वो कितना हो गया? 10x। इसका मतलब गैस का प्रारंभिक दाब कितना हो जाएगा? 2000 माइनस मार्बल का आयतन 10x, ये हो गया। अच्छा, अब जरा हम बात करें फाइनल की, तो फाइनल है 1200। फाइनल आयतन कितना है? 800 की कमी हो गई, इसका मतलब 2000 में 800 तो 1200।
इस 1200 में से कुछ गैस का फाइनल दाब होगा प्लस कुछ मार्बल का आयतन होगा, गैस का आयतन और मार्बल का आयतन। अच्छा, अब जरा बात करें तो गैस का जो आयतन है वो कितना होगा, तो गैस का आयतन बराबर हो जाएगा 1200 माइनस क्या, मार्बल का आयतन निश्चित रहेगा, ठोसों का आयतन पे दाब बढ़ाने घटाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब मार्बल का आयतन हमारा फिक्स रहेगा। तो गैस का अंतिम आयतन भी मिल गया। अच्छा, गैस का प्रारंभिक दाब, जो भी दाब होगा वो गैस के कारण होगा, तो पी गैस इनिशियल ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपको 4 वायुमंडल, और बोला है कि गैस का दाब 2 गुना हमें पाया जाता है, राइट, तो 2 गुना हो गया 8 एटमॉस्फेयर। अब आपके पास सिंपल इक्वेशन है गैस का P1 V1 बराबर P2 V2, जब हम ये लगाएंगे P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल, केवल गैस पर लग सकता है, इसलिए हमने मार्बल का आयतन यहाँ से हटा दिया है। जब हमने गैस पर लगाया तो ये आ रहा है 2000 माइनस 10x इंटू पी इनिशियल जो कि 4, P फाइनल 8 इंटू 1200 माइनस 10x, सॉल्व कर लेंगे इसे, आंसर आ जाएगा। सो ये आया 2000 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 20x, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अब हमारे पास। तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 400 और x बराबर 40, यानी मार्बल के कितने टुकड़े थे हमारे डब्बे में, 40 टुकड़े थे, जिसकी वजह से आपका आंसर आया। ठीक, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, दाब 2 गुना हुआ इसका मतलब आयतन आधा हो जाएगा और आयतन में कमी हो जाएगी आधे की, तो 800 की कमी हुई, इसका मतलब आयतन 2 गुना इसका 1600 रहा होगा, 1600 गैस का आयतन रहा होगा, तो 400 मार्बल का डायरेक्ट भी हो जाता। इस तरह से बहुत सिंपल सवाल था। सवाल कराने का उद्देश्य केवल इतना सा था क्या, कि जो ठोस होते हैं उनके आयतन में दाब बढ़ाने घटाने पर कोई कमी नहीं होती है। तो ये सिद्धांत आपको याद रखना है कि ठोसों का आयतन दाब परिवर्तित करने पर नहीं बदलता, वह निश्चित होता है। जो पहली लाइन मैंने इस चैप्टर में लिखी उसी पर सवाल था, अच्छा सवाल है, आप लोग इसे आगे रिवीजन के लिए भी याद रख सकते हैं। आइए बॉयल्स लॉ के और सवाल करते हैं। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो फॉल्टी बैरोमीटर पर आधारित है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बैरोमीटर जिसमें ऊपर गैस ट्रैप हो गई हो, उसका जब हमें सवाल करना हो तो किस तरह से हम लोग फॉल्टी बैरोमीटर का सवाल कर सकते हैं। आइए देखें। ट्यूब की जो टब के लिक्विड के बाहर जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, यानी ये यहाँ मरकरी भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक, मरकरी भरा हुआ है और ऊपर गैस है और ये वायुमंडलीय दाब माप रहा है। ठीक, एक परिस्थिति 1 है। जब परिस्थिति 1 क्या है, तो परिस्थिति 1 क्या है कि P एटमॉस्फेयर इनिशियली जब P एटमॉस्फेयर 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड था, तब मरकरी कॉलम की ऊंचाई जो थी वो 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड था, राइट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोल रहा कि यदि P एटमॉस्फेयर फाइनल, यदि ये दाब हमारा बढ़ जाता है, राइट, वायुमंडलीय दाब इतना हो, राइट, तब हमारे पास मरकरी का हाइट कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस इतनी सी हमारी कहानी है, राइट। तो एक समय की रीडिंग हमें दी हुई है और दूसरे समय की रीडिंग हमें बतानी है कि उस समय रीडिंग क्या होगी। जब P एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब 80 सेंटीमीटर है तब रीडिंग 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड है। दाब वायुमंडलीय दाब बढ़कर 90 जब हो जाएगा तब रीडिंग कितनी आएगी, ये हमें बताना है। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस बारे में बात करें। तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले ये ट्यूब बनाता हूँ। जब मैंने ट्यूब बनाई तो ज़रा ध्यान से देखना, सारे फंडामेंटल्स हमने काम में लिए और किस तरह से। ये परिस्थिति 1 है, यानी इनिशियल है, और इनिशियल के केस में ये हमारी स्थिति है। ये यहाँ तक मरकरी कॉलम है और ये ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है, यानी 30 सेंटीमीटर किसके पास है, गैस के पास है। तो यहाँ 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और ऊपर 30 सेंटीमीटर गैस के पास, और इधर से खुले सिरे से लंबवत अंदर की ओर
वायुमंडलीय दाब हमारा लग रहा है कितना, 80 सेंटीमीटर के बराबर, 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर, राइट। यहाँ गैस दाब लगा रही होगी, तो अब आप क्या लिखेंगे प्रारंभिक परिस्थितियों में, तो प्रारंभिक परिस्थितियों में गैस का प्रारंभिक दाब बराबर, क्योंकि गैस ऊपर है मरकरी का कॉलम नीचे है तो माइनस होगा, तो वायुमंडलीय दाब और कोण 90 डिग्री है तो डायरेक्ट पूरा H माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस 70 इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड। ये तो हमारे पास गैस का प्रारंभिक दाब आ गया। अच्छा, अब फाइनल परिस्थिति की बात करें, क्या हम गैस का प्रारंभिक आयतन भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ऊंचाई गुणा एरिया, कैपिलरी का एरिया जो भी होगा, ये गैस का प्रारंभिक आयतन। अच्छा, अब अंतिम अवस्था की बात करें, तो अंतिम अवस्था सेकेंड अवस्था में क्या कहानी हो गई? सेकेंड अवस्था में कहानी हो गई कि ये तो हमारी ट्यूब है एज इट इज, ये ऊंचाई हमें नहीं पता कितनी है, ये P वायुमंडल लग रहा है, लेकिन अब की बारी P वायुमंडल 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ये मान लेते हैं H ऊंचाई है, और ये कितना हो जाएगा, तो टोटल 100 था तो ये हो जाएगा 100 माइनस H। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ गैस फाइनल लिख दिया मैंने, कितना, 100 माइनस H इंटू एरिया। अच्छा, गैस का दाब भी लिख सकते हैं हम, फाइनल क्या हो जाएगा, वायुमंडल दाब माइनस H। अच्छा, ये H कितना है हमें नहीं पता, यही H निकालना है, तो 90 माइनस H, ये गैस का अंतिम दाब हो गया। क्या तापमान कांस्टेंट है? यस, हमने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर की रीडिंग है, ये पहली रीडिंग, ये दूसरी रीडिंग, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो गैस का इनिशियल प्रेशर, इनिशियल आयतन, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल दाब, राइट, P1 V1 बराबर V2 V2 लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा P1 V1 में तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ये वॉल्यूम, तो 30 इंटू एरिया बराबर किसके बराबर होना चाहिए, तो दाब हम लिखेंगे 90 माइनस H सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू 100 माइनस H इंटू एरिया। एरिया कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये आ रहा है हमारे पास इधर 300 बराबर, यह आ गया 9000, राइट, प्लस H स्क्वायर माइनस 190 H। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो बाकी H का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस 190 H प्लस 8700 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। H यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है, क्या हो जाएगा, H प्लस 190 माइनस B प्लस माइनस 190 का स्क्वायर जो हो गया 36100 माइनस 4 इंटू 8700 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, H का वैल्यू 100 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब माइनस वाला हमें लेना है, ये 10 आ जाएगा इधर बाहर, राइट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस वाला हम लेंगे, प्लस वाला रिजेक्ट कर देंगे, 100 तो बाहर 10 कॉमन, तो 5, तो 5 तो बाहर कॉमन, 19 माइनस अंदर 361 माइनस 4 इंटू 87, ये हमारा आंसर। तो 320 और 28 तो 348, तो 348 का मतलब हो गया हमारे पास अंदर बच रहा है 23, सॉरी 48 प्लस 12, सो अंदर बच रहा है 13। अंडर रूट ऑफ 13 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि लगभग 3 के आसपास आएगा, 3.5 मानते हैं, राइट। तो 19 माइनस 3.5 that will be 15.5 into 5, so 77.5 सेंटीमीटर will be the value of H, right। अब देखिए जरा H थोड़ा बढ़ गया होगा, यस बढ़ना भी चाहिए था H। क्यों बढ़ना चाहिए था H? क्योंकि हमने दाब बढ़ा दिया, जब बाहर से दाब बढ़ाएंगे तो द्रव थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा। ऊपर कितना चढ़ना चाहिए था, 10 सेंटीमीटर हमने दाब बढ़ाया, तो अगर गैस नहीं होती तो कितना बढ़ता, 10, लेकिन 10 नहीं बढ़ा होगा, थोड़ा कम बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही द्रव ऊपर चढ़ेगा गैस संकुचित होगी, गैस संकुचित होगी तो गैस का भी दाब बढ़ेगा बॉयल्स के नियम से। तो वो 10 दोनों ने बैलेंस किया। पहले गैस का दाब कितना आ रहा था, 10, अब देखना गैस का दाब कितना आएगा, तो 90 माइनस H
इस तरह से हमारे पास गैस का दाब आ रहा होगा, तो गैस का दाब भी हमारा चेंज हो गया, इस वजह से हमारे पास प्रेशर की बैलेंसिंग अलग अलग आ गई होगी। ठीक, तो अलग अलग इक्वेशंस हैं जहाँ पर आप अलग अलग तरह से डील कर सकते हैं। तो 90 - H की बात करेंगे तो 12.5 गैस का दाब आ गया, पहले 10 था, बाद में 12.5, राइट। तो गैस ने थोड़ा बैलेंस किया, थोड़ा मरकरी ने बैलेंस किया। इस तरह से फॉल्टी बैरोमीटर के सवाल किए जा सकते हैं। इसका एक सी पार्ट और लिख सकते हैं हम, क्या, जब P वायुमंडल 70 सेंटीमीटर हो, या 70 की जगह 75, 70 ही लिखते हैं, 70 सेंटीमीटर अब हो, तब हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितना होगा, ये हमें बताना है। तो ये तीसरा पार्ट जो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को समझिए और तीसरा पार्ट ट्राई करिए, होपफुली आप कर पाएंगे। अभी मेरा रीडिंग कम हो गई है, इसका मतलब ये हाइट नीचे होगी और गैस थोड़ी एक्सपैंड होगी, गैस का दाब थोड़ा कम होगा। इस तरह से कर सकते हैं। कैसे आंसर आएगा जरा ध्यान से देखें। तो मैं अब डायग्राम नहीं बना रहा हूँ दो अलग अलग, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। किस तरह से हम लोग लिखेंगे, पहली परिस्थिति तो हमारी कांस्टेंट है, क्या हो गया, P गैस इनिशियल, ये जो रीडिंग दी हुई है इसी को काम में ले लेंगे, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ गैस इनिशियल, ये हो गया हमारे पास 30 इंटू एरिया। अब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ गैस फाइनल और प्रेशर ऑफ गैस फाइनल। तो प्रेशर ऑफ गैस फाइनल क्या होगा, 70 माइनस, राइट। अब हमें पता है कि ये थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया होगा, तो मैंने लिखा H। अब अगर ये H है तो वॉल्यूम हो जाएगा 100 माइनस H इंटू एरिया। और अब हम फिर से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 300 P1 V1 बराबर P2 V2। सो 70 माइनस H 100 माइनस H, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अब जरा सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 7000 प्लस H स्क्वायर माइनस 170H इज इक्वल्स टू 300। सो H स्क्वायर माइनस 170H प्लस 6700 और इज इक्वल्स टू 0। सो H बराबर 170 प्लस माइनस 170 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर आप लोग लिख लेंगे, 17 का स्क्वायर विल बी 289। सो दिस विल बी 28900 माइनस 4 इंटू 6700 डिवाइडेड बाई 2। फिर से वही 5 वाली इक्वेशन आ जाएगी और आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें, राइट। तो यहाँ पर हमारा H का वैल्यू आ जाएगा। अब की बारी देखना, H अलग आ रहा होगा हमारे पास। सो दिस इज 570 प्लस माइनस दिस विल बी 289 माइनस 70 into 4 280 and then plus 3 into 4 that will be 12. So this will be the final. So that is 9 plus 12, that is again 21. Under root of 21 will be close to 4.6. So 17 plus 4.6 that is 21.6. Plus wala lenge to it will be greater than 100, so cannot be possible. So rejecting the plus wala minus, so 4.6. 17 minus 4.6 will be 12.4. 12.4 into 5 that is 60 and 0.4, so this is 62 सेंटीमीटर रफली। अब देखिए H आपका 70 से कम हो गया। एक तरीका और है ऐसे सवालों को करने का, शॉर्ट मेथड है जहाँ से आप बात कर सकते हैं। किस तरह से, अभी मैं केवल H ले रहा हूँ, अगर मैं इतना समझ जाऊँ कि रीडिंग बढ़ने, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर इसकी ऊंचाई बढ़ेगी और वायुमंडलीय दाब घटने पर इसकी ऊंचाई घटेगी, अगर मैं इतना समझ जाऊँ तो मैं जो रीडिंग है इसी में थोड़ा सा जोड़ दूं और घटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा और मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कैसे करेंगे, तो मैं उसके लिए एक और वैल्यू लेता हूं और फिर हम इसे करते हैं, राइट। तो ये डायग्राम वाली जगह मैंने मिटा दी और एक डी पार्ट और हमने लिया ताकि हम एक नया मेथड सीख पाएँ। और डी पार्ट में
डी पार्ट में मैंने कहा फोर्थ पार्ट जो हो गया डी, वायुमंडलीय दाब आपका मैंने लिख दिया 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब मुझे पता है कि मैंने इससे कम कर दिया है, कम कर दिया है तो मरकरी कॉलम की हाइट कम होगी, तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम क्या होगी? अभी 70 है, मैंने प्रेशर कम कर दिया तो ये भी कम हो जाएगी, तो मैंने लिख दिया ये h सेंटीमीटर नीचे सरक गया। अगर ये h सेंटीमीटर नीचे सरक गया तो गैस का वॉल्यूम h सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाएगा। तो पहले 30 था, अब हो गया 30 प्लस h। उसी तरह अगर हम गैस के दाब की बात करेंगे तो गैस का दाब जो है, क्योंकि इसकी हाइट कम हो गई है तो गैस का दाब बढ़ गया होगा कितना, P एटमॉस्फेयर माइनस दिस, सो दिस इज 5 प्लस h। इनिशियल आपको पता ही है, यहाँ से 10 और 30 की बात है हमारे पास इनिशियल वैल्यूज। तो जब हम इनिशियल और फाइनल को कंपेयर करेंगे तो 30 इंटू 10 बराबर 30 प्लस h इंटू 5 प्लस h। नाउ वी नो, अब हमें पता है कि h का वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा। सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज 300 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 35h प्लस h स्क्वायर। सो दिस गिव्स अस h स्क्वायर प्लस 35h माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक बट कैन बी मैनेज्ड, राइट। सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर, that will be 1125 minus minus plus 150 into 4, that will be 600 and divided by 2. Now minus will be omitted, plus will be retained, so h is equals to under root of 1725 minus 35 divided by 2, and we can easily take under root 1725 ka, that will be greater than 41 because 41 का होता है 1681, so let's just say 41.5 या 41.6 minus 35, that will be 6.6 and h will be 3.3. so अब आपको क्लियरली पता है कि मरकरी 3 सेंटीमीटर नीचे सरक जाएगा, गैस 3 सेंटीमीटर 3.3 से एक्सपैंड कर जाएगा और गैस का दाब भी आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कहानी हो गई और हम आंसर कर सकते हैं, राइट। तो अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो गैस का दाब बढ़ गया होगा, H 5 से कम आएगा, इस तरह से हमारा गैस का दाब बढ़ गया। तो ये सवाल है फॉल्टी बैरोमीटर का, जिसमें अलग अलग तरह से हमें सवाल दिया जाता है, राइट। आप P एटमॉस्फेयर की भी गणना कर सकते हैं। मैं इसको उल्टा पूछ दूं तो वो सवाल आपके मॉड्यूल में या डीपीपी में आपको कहीं देखने को मिलेगा, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और भी कई सवाल हम बॉयल्स लॉ पर कर सकते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो और जब हम बात करते हैं नए सवालों की तो सिस्टम ऑफ कनेक्टेड वेसल्स के बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पर किस तरह के सवाल आते हैं आइए देखते हैं एक उदाहरण। तो एक वेसल है, बगल में एक और वेसल है जो इससे जुड़ी हुई है। दोनों वेसल अभी कनेक्टेड तो हैं लेकिन बीच में कोई वॉल्व है जिससे बंद है। ये वेसल आपकी इवैक्यूएटेड है यानी रिक्त है, पूर्णतया रिक्त है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई गैस उपस्थित है, राइट। इसका आयतन जो है वो 4 लीटर है और इसमें उपस्थित गैस का दाब हमारे पास 5 वायुमंडल है। तापमान फिक्स्ड है। इसका रिक्त वेसल का जो आयतन है वो है हमारे पास 10 लीटर, राइट। अब सवाल क्या है, ताप नियत रखते हुए, सवाल है ताप नियत रखते हुए वाल्व खोला जाता है, तब दोनों पात्र में गैस के दाब का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। सवाल बहुत आसान है, राइट। सिंपल कहानी है। इस सवाल को करने का सबसे बेटर टेक्निक ये है कि जैसे ही हमने वाल्व खोला क्या होगा। तो मान लीजिए मैंने वाल्व खोल दिया, तो इधर वाली गैस इधर आएगी क्योंकि ये खाली डब्बा था, राइट। जब ये गैस इधर आएगी तब ये गैस, मैंने शुरुआत में ही कहा पहले लेक्चर में कि गैस को जितना आयतन उपलब्ध हो वो सारा घेर लेती है।
अब इस डब्बे में उपस्थित गैस को ये आयतन भी उपलब्ध हो गया तो वो इधर भी आ जाएगी, इधर भी रहेगी, दोनों डब्बों को पूरी तरह घेर लेगी। तो सबसे पहली बात जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो ये कि दोनों डब्बों में गैस का दाब समान होगा। तो मैं डब्बों का नामकरण कर देता हूँ A और B। तो फाइनली P गैस फाइनल डब्बे A में बराबर P गैस फाइनल डब्बा B में। ठीक है, इसका मतलब गैस का दाब दोनों तरफ बराबर होगा, तो दोनों तरफ गैस वही तो है, मोल भी उतने ही होंगे, राइट। तो अब आप लिख सकते हैं कि ये जो गैस पहले यहाँ 4 लीटर में थी, अब वो 4 में तो ही, 4 के साथ साथ कितने में और है, 10 में और है। तो गैस का जो अंतिम दाब है, गैस का अंतिम दाब गैस का अंतिम आयतन 4 में तो थी सही, 4 के साथ साथ अब 10 में भी हो गई। तो ये गैस का अंतिम आयतन, अच्छा प्रारंभिक आयतन कितना था, तो पहले तो केवल 4 लीटर में ही थी। गैस का प्रारंभिक दाब कितना था, तो जब केवल 4 लीटर में थी तो गैस दाब लगा रही थी 5 वायुमंडल, और अब 4 और 10 दोनों में है तो गैस कितना दाब लगाएगी, दोनों तरफ बराबर लगाएगी। मैंने इसे मान लिया P, तो गैस का दाब हो गया P। मिल गया P1 V1 बराबर P2 V2। अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 × 5 P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P × 14, राइट। सो P बराबर 20/14 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब P बराबर हो गया आपका 10/7 वायुमंडल। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, दाब थोड़ा घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि गैस प्रसार हो गई। जिन लोगों को ये सॉल्यूशन समझने में तकलीफ है वो इसे ऐसे समझें कि ये मेरे पास एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट था। पहले पिस्टन यहां था 4 लीटर पर, अब मैं इस पिस्टन को खींचकर ऊपर ले गया और ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल थी, और ये आयतन है 10 लीटर। तो वो जो गैस पहले 4 लीटर में भरी हुई थी वो अब कितने में, 4 + 10 यानी 14 में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे कितने डब्बे जोड़े जा सकते हैं, तो बहुत सारे डब्बे जोड़े जा सकते हैं। किस तरह से सवाल बनेगा, बहुत सारे डब्बे जब जोड़ देंगे, तो ये देखें यहाँ लिखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक डब्बा है, इसमें गैस है, वॉल्व बंद है, आगे कई सारे डब्बे जुड़े हुए हैं, अलग अलग आयतन के, अलग अलग आकार के, आयतन अलग अलग, सबकी कहानी अलग अलग। इस तरह से डब्बे जुड़े हुए हैं। आखिरी डब्बा है ये सारे रिक्त हैं, जितने भी ये डब्बे हैं ये सारे क्या हैं, रिक्त हैं। कुल डब्बे n है, इसका आयतन V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, इसका V4 है, इसका V5 है, V6 है, V7 है, Vn है। बाकी सारे डब्बे खाली हैं। इसमें गैस है, यहाँ पर गैस का दाब P1 है। अब मैंने वाल्व खोल दिया, ताप नियत रखते हुए गैस का दाब क्या होगा, राइट। तो P फाइनल गैस इन ऑल वेसल, सभी डब्बों में क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो सभी में बराबर होगा, राइट, जो हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात वो ये कि सभी में बराबर तो होगा और गैस सभी में उपस्थित होगी, तो गैस का जो अंतिम आयतन होगा वो हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4 प्लस चलते चलते इस तरह से Vn, ये गैस का आयतन हो जाएगा आपके पास। और ये हमारी पूरी इक्वेशन हो जाएगी V1 से लेकर Vn तक की। अंतिम आयतन मिल गया, प्रारंभिक आयतन पता है, दिस इज V इनिशियल गैस, प्रारंभिक दाब पता है, P फाइनल गैस आ जाएगा। क्या हो जाएगा P फाइनल गैस, तो P फाइनल गैस हो गया P इनिशियल P1 V इनिशियल V1 डिवाइड बाय V फाइनल समेशन Vi I बराबर 1 to n, सभी n डब्बों के आयतनों का योग हम कर देंगे, तो ये हमारे गैस का अंतिम दाब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इन डब्बों के आयतनों में स्पेशलिटी भी हो सकती है, तो हमारे सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। कैसे, जब इन डब्बों के आयतन में मान लीजिए मैंने कहा कि V1 तो V है, V2 जो है वो V/2 है, V3 जो है वो V/4 है, V4 जो है वो V/8 है, V5 जो है वो
16 है। इस तरह से केवल n डब्बे नहीं है, इनफाइनाइट डब्बे हैं, अनंत पात्र हैं, इनफाइनाइट वेसल्स हैं, तब P फाइनल क्या होगा? इसमें गैस है, बाकी सब खाली हैं, यहाँ से यहाँ तक खाली हैं, इसमें गैस है और गैस का दाब P1 था, राइट। तो P फाइनल गैस क्या होगा जब हमने वाल्व खोल दिया होगा? तो आप देखो ये एक इनफाइनाइट GP बन रही है, V से लेकर V बाय कॉमन रेशो 1/2। जब आप इसका सम ऑफ वॉल्यूम करेंगे तो क्या आएगा? तो P फाइनल गैस क्या करेंगे? P इनिशियल V इनिशियल, ये हो गया P1 इंटू V डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट GP का सम होता है V A अपॉन 1 माइनस R, और R है 1/2, सो ये हो गया 1 माइनस 1/2 1/2 2V, सो ये हो गया P1/2 आंसर। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और ये हमारा फाइनल प्रेशर भी हो गया। तो ये हो गए सिस्टम ऑफ कनेक्टेड वेसल्स जिस पर आप बॉयल्स लॉ की बात कर सकते हैं। और कई सवाल बॉयल्स लॉ के हम बात कर सकते हैं। आइए एक सवाल और करते हैं। ये बॉयल्स लॉ पर एक सवाल और एक जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक लेक है, दैट इज़ नॉट अ वाटर लेक, ये एक झील है और ये झील पानी की नहीं है, ये पारे की झील है। किसकी झील है? इस झील में क्या भरा हुआ है? पारा, पानी की जगह पारा भरा हुआ है। एक वायु का बुलबुला है जो यहां पर है, तो उसकी त्रिज्या r है। ये बुलबुला ऊपर उठता है और ऊपर उठकर यहाँ पहुंच जाता है और अब इसकी त्रिज्या जो है वो 3r हो जाती है, यानी त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है। इस झील की गहराई d है, पारे की झील है, गहराई d है, राइट। वायुमंडलीय दाब 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। पारे के स्तंभ की ऊंचाई में कितना है? 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, राइट। आपको झील की गहराई ज्ञात करनी है। वायु का बुलबुला झील की तलहटने में, तले में r त्रिज्या का होता है और जब वो झील के सतह पर आ जाता है तो उसकी त्रिज्या r का 3 गुना यानी 3r हो जाती है। सिंपल है। ये सवाल कैसे करेंगे? तो इस बुलबुले के अंदर उपस्थित वायु पर ध्यान दीजिए। इस पर तापमान आपको बोला गया है कि पूरी झील में सतह पर एवं तले में दोनों जगह समान है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बुलबुला फट नहीं रहा है, बुलबुले में से गैस नहीं निकल रही है, तो मोल भी कांस्टेंट है। अर्थात इस पर हम क्या लगा सकते हैं? बॉयल्स लॉ लगाया जा सकता है। जब हम इस पर बॉयल्स का कानून लगा देंगे तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इसे प्रारंभिक अवस्था मानता हूँ और इसे फाइनल अवस्था मानता हूँ। जब ये बिल्कुल सतह पर है तो इसका दाब कितना है? तो इस बुलबुले के बाहर से केवल एक ही दाब लग रहा है जो इस वायु को बैलेंस करना है, वो क्या? वायुमंडलीय दाब, क्योंकि इसके ऊपर आसपास और कोई द्रव नहीं है। तो ये है दाब 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड। अच्छा, आयतन लिख सकते हैं। गोलाकार बुलबुला है तो इस बुलबुले का अंतिम आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई 3r³। ये इसका अंतिम आयतन हो गया। प्रारंभिक आयतन लिखा जा सकता है, यस। प्रारंभिक आयतन कितना हो गया? तो V गैस प्रारंभिक हो गया हमारे पास 4/3 पाई r³। अच्छा, क्या हम गैस के बुलबुले के भीतर प्रारंभिक दाब लिख सकते हैं? यस। इस बुलबुले पर कितना दाब लगेगा? तो मान लीजिए एक तो ये पारे के स्तंभ के कारण दाब और एक वायुमंडलीय दाब, दोनों लग रहे होंगे। तो एक तो हो गया P एटमॉस्फेयर प्लस D सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि ये झील के तले में है तो झील के स्तंभ की ऊंचाई, झील की गहराई के बराबर द्रव स्तंभ का दाब भी इसे झेलना पड़ रहा होगा। इसी वजह से ऊपर आने पर फूल गया है, क्योंकि दाब कम हुआ है। तो वायुमंडलीय दाब है 100 सेंटीमीटर प्लस झील की गहराई है D सेंटीमीटर, तो गैस का प्रारंभिक दाब हो गया 100 प्लस D सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड। P1 V1 P2 V2 बराबर कर देंगे तो 100 गुणा 4/3 पाई गुणा 3r³ बराबर 4/3 पाई r³ इंटू 100 प्लस D। ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट।
तो 3 का क्यूब ये हो गया 2700 इज इक्वल्स टू 100 प्लस डी, तो डी बराबर हो गया 2600 सेंटीमीटर, या आप लिखें डी बराबर 26 मीटर। तो ये काफ़ी गहरी झील है, 26 मीटर तो पारे में है, और आप जानते हैं 76 सेंटीमीटर पारे का 10 मीटर पानी का होता है, यानी पानी के हिसाब से कई किलोमीटर गहरी झील है। तो बेसिकली ये झील नहीं समंदर कहना चाहिए। ठीक, ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जिसमें समंदर के तले पर या किसी तालाब में, झील में छोटा सा बुलबुला नीचे से उठता है, ऊपर आते आते काफ़ी बड़ा हो जाता है, और इस तरह से हमारी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। बॉयल्स लॉ पर और कई सवाल बनाए जा सकते हैं, बन भी सकते हैं, हम लोग उन्हें करते भी रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बॉयल्स लॉ अपने आप में काफ़ी बड़ा हिस्सा है, राइट। तो उसके सवाल एक साथ सारे कर लेना भी संभव नहीं है। हम 1-2 लॉ पहले पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ वगैरह, और फिर उसके बाद बॉयल्स लॉ के कुछ सवाल हम लोग साथ साथ चार्ल्स और गै-लुसाक्स लॉ के साथ करते रहेंगे। तो अभी तो मैं बॉयल्स लॉ के सवालों को यहीं रोकता हूँ और आगे शुरुआत करता हूँ चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ पढ़ने के बाद 1-2 सवाल और ले लेंगे बॉयल्स लॉ के, फिर गै-लुसाक्स लॉ पढ़ लेंगे, फिर सवाल ले लेंगे। तो इस तरह से बॉयल्स लॉ चलता रहेगा। बॉयल्स के साथ साथ चार्ल्स भी आ जाएगा, चार्ल्स के बाद फिर गै-लुसाक्स भी आ जाएगा। तो अभी के बॉयल्स लॉ के सवाल तो इतने ही करके आइए आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।